साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ लेखक रूप सिंह चंदेल की लिखी हुई कहानी अजगर। साए साए करती हवा रात भर दरवाजे से टकराती रही। दरवाजे के छेदों में उसने कपड़े ठूंस रखे थे, लेकिन कपड़े बौखलाए भेड़िए के समान निहत्थे बच्चे की तरह कमजोर साबित हुए थे। हवा उन्हें भेद कर कोठरी में चारों ओर दौड़ती रही थी। पुआल पर लेटा मन्ना ठंड से जूझता रात भर सोने की असफल कोशिश करता रहा। आधी रात के बाद कुछ देर के लिए झपकी लगी भी, लेकिन तभी पसली के दर्द ने उसे दोहरा कर दिया। उसके बाद वो सो नहीं सका। रह रह कर दर्द उठता और वो करवटें बदलता रहा। मुर्गे ने बांग दी तो उसने कथरी से सिर बाहर निकाला। अंधेरे में आंखें गड़ाकर इधर उधर देखा, कुछ नहीं सूझा। वो उठ बैठा, जेब में पड़ी एकमात्र बीड़ी सुलगाई और तीली की रोशनी में देखा पत्नी और बेटी सावित्री एक दूसरे से गुड़ी मुड़ी हुई लेटी हैं। तीली के बुझने तक वो उन्हें देखता रहा। इन दिनों उसकी सबसे अधिक चिंता का विषय सावित्री है। 1 साल से वो उसकी शादी के लिए परेशान है। कई गांव भटकने के बाद सरपत खेड़ा के विप्ता पासी का लड़का वो ठीक कर पाया है। लड़का उतना पसंद नहीं उसे जितनी पसंद आई थी विप्ता की दहेज की मांग। विप्ता ने केवल 1000 नकद तिलक मांगा था, जबकि दूसरे 4-5 हजार से नीचे बात भी नहीं करते थे। वो अमिताभ सिंह से 1000 लेकर तिलक कराया था। 6 महीने से ऊपर हो चुके तिलक किए, पर शादी को आगे बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि कुछ तो देना ही पड़ेगा। शादी में बिरादरी इकट्ठी होगी, उसका खाना पीना, कहाँ से लाए वो इतनी रकम। 1000 ब्याज के बदले में वो 6 महीने से अमिताभ सिंह का गोबर ढो रहा है, और अधिक कर्ज लेने का मतलब जिंदगी भर के लिए। बीड़ी खत्म हो गई तो जमीन पर रगड़ कर उसे फेंक दिया और सोचने लगा, समय की अंधी दौड़ ने उसकी बिरादरी को भी गुमराह कर दिया है। आज भी जिस बिरादरी के ज़्यादातर लोग मजूरी करके मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बजाय मजूर बनाना बेहतर समझते हैं। वहीं अपने मजूर बेटों के लिए मोटा दहेज मांगते हैं, ये जानकर भी कि लड़की वाला उन्हीं की तरह एक मजदूर है, दूसरे के यहाँ काम करके अपना घर चलाने वाला, मुश्किल से 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाने वाला। वो जब भी इस विषय में सोचने लगता है, पसली का दर्द और तेज हो जाता है। 6 महीनों में कम से कम 6 संदेश उसे मिल चुके हैं विप्ता के। शादी करो या जवाब दो। जवाब देने का अर्थ वो समझता है। शादी के लिए इनकार करवाकर विप्ता अब 1000 की रकम डकार जाना चाहता है। मुर्गे ने फिर बांग दी। उसने कथरी अपने चारों ओर लपेट ली। 3 साल से वो इसी कथरी से जाड़ा काटता आ रहा है। पुराने कुर्ते और फटी जर्सी को भेद कर हड्डियों में नश्तर चुभाने से ठंड को रोकने में कथरी उसकी काफ़ी मदद करती है। दिन में वो उसे लपेटे रहता है और रात में उसी को ओढ़ता भी है। पैसों की किल्लत के कारण वो दूसरी रजाई नहीं बनवा पा रहा। एक तकरीबन 10 साल पुरानी रजाई है, जिसे सावित्री और उसकी माँ ओढ़ती हैं। उसकी रजाई 2 साल पहले जार जार हो चुकी थी। उसके पाले के कुछ अच्छे टुकड़ों को पुरानी चादर और धोती के बीच दबवा कर उसने अपने लिए कथरी सिलवा ली थी। सावित्री की अम्मा, उसने पत्नी को आवाज दी। सो जाओ, अब बहुत राती है, पत्नी रजाई के अंदर से ही बोली। अरे बावली, दरवाजा खोल, भिनसार होईगा। अल्लाह रखा चाचा का मुर्गा 2 बार बोल चुका है। तुम हो कौनो दिन देर ते उठ उठ, तू भी कुछ दे। आज तो का लैंड पार वाले खेतन में निराई करे जाए का है ना, कल अमिताभ सिंह कह रहे। उठ। उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही हवा ने उस पर तेज आक्रमण किया। सारा शरीर हिल उठा। मन हुआ वो ना जाए। उसने फिर दरवाजा फेर दिया और पैर की ओट लगाकर खड़ा हो गया। नहीं जाएगा? पत्नी दरवाजा बंद करने के लिए खड़ी थी। पसली का दर्द और तेज हो गया। पत्नी को कोई उत्तर न देकर वो पसली को सहलाता रहा। दर्द हो रहा है तो न जाओ। वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर तक पसली पर हाथ फेरता रहा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अमिताभ सिंह के घेर में पहुंचने पर उसने देखा रघुआ कोरी और भजना लोध पहले से ही आए हुए हैं और करबी अर्थात ज्वार के बोझ संभाल रहे हैं। दोनों मिलकर सुबह होने तक 6 बोझ करबी मशीन में भूधर डालते हैं।
दोनों जाड़े भर अमिताभ सिंह के जानवरों के लिए कुट्टी काटते हैं, जिससे दोनों के कर्ज की रकम का ब्याज ही चुकता होता है। मूलधन ज्यों का त्यों बना रहता है। रघुआ का लड़का दुधाई करता है, गांव का दूध शहर ले जाकर बेचता था। अमिताभ सिंह की भैंसों का दूध भी वही लेता था। एक दिन उन्हीं के घेर में जुआ हो रहा था। अमिताभ सिंह ने उसे भी खेलने के लिए उकसाया। लड़का जुआ में दूध के बेच की सारी रकम हार गया। दूसरे दिन अमिताभ सिंह उससे अपने दूध के पैसे मांगने लगे, 500 रुपया। रघुआ के लड़के ने जब असमर्थता जाहिर की, उन्होंने लात घूंसे से उसे पीटा, दूध भरे डिब्बे फेंक दिए, मग तोड़ दिया। लड़का उसी दिन से कहीं भाग गया। 2 साल हो गए, गांव नहीं आया, और रघुआ न 500 रुपये चुकता कर पा रहा है और न कुट्टी काटने से उसे मुक्ति मिल पा रही है। भजना लोध ने भी 2 साल पहले उनसे कुछ रुपए उधार लिए थे और अब वो भी रघुआ के साथ मशीन खींचता है। राम राम मन्ना, उसे देख दोनों एक साथ बोले। राम राम भैया, तनिक एक बीड़ी त देव, यो दरत लागत है, जान लेके ही छोड़ी, मन्ना ने कांपते हुए कहा। बीड़ी? रघुआ और भजना ने टिमटिमाती डिबरी की रोशनी में एक दूसरे की ओर देखा और बोले, बीड़ी तो ना है। ओहो, मन्ना बैठ गया पसली दबाकर। दर्द ज्यादा है? रघुआ ने पूछा। मन्ना कुछ नहीं बोला, पसली दबाता रहा। दोनों उसके पास आए। भजना ने कहा, पैरा अर्थात पुआल जलाकर कुछ देर सेक ले। ना, ओते कुछ फायदा ना हुई, बीड़ी मिल जाती त कौनो बात नहीं। मन्ना पसली दबाए बोला, जाओ तुम दोनों मशीन चलाओ, नहीं तो सुबह ठाकुर की आंखें लाल पीली मिली हैं। रघुआ और भजना अपने काम में लग गए। वो भी उठा और झहुआ अर्थात एक बड़ा टोकरा लेकर गोबर समेटने लगा। 15 जानवरों का गोबर समेटते समेटते वो हाफ उठा। थोड़ी देर बैठकर उसने हफन दूर की, फिर झहुआ में गोबर भरने लगा। भर चुकने के बाद उसने रघुआ को आवाज़ दी कि वो झहुआ सिर पर रखवा दे। अंगोछे को सिर पर लपेट कर उसने रघुआ की मदद से झहुआ सिर पर रख लिया और फटे जूतों को सटकारता घूरे की ओर चल पड़ा। घूरा गांव से बाहर था, घेर से लगभग 1 फरलांग दूर। घूरे तक पहुंचना उसके लिए कठिन हो गया। दर्द चलने नहीं दे रहा था। किसी प्रकार गोबर फेंककर वो लौटकर घेर तक आ पाया। दूसरा झहुआ भरने का साहस उसमें न था। वो बैठकर पसली दबाने लगा। रघुआ और भजना मशीन से जूझ रहे थे। दोनों में से एक बारी बारी से करबी मशीन में ठूंस देता, फिर आकर मशीन चलाने लगता। थोड़ी देर बाद वो उठा, उसने फिर झहुआ भरा और रघुआ को आवाज देकर उसे सिर पर रखवा लिया। इस प्रकार कुछ देर आराम कर करके वो तीनों झहुए गोबर बाहर फेंक आया। अभी कम से कम 4-5 झहुआ गोबर शेष था। चौथा झहुआ भरते भरते उसका साहस जवाब दे गया। दर्द के कारण वो दोहरा हो गया। दोनों हाथ से पसली दबाकर वो वहीं बैठ गया। बैठा रहा बहुत देर तक, लेकिन कब तक इस तरह बैठा रहेगा? सोचकर वो उठा और रघुआ की मदद से झहुआ सिर पर रख लिया। वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि लड़खड़ा कर गिर गया। गोबर छितरा गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सका। रघुआ और भजना ने सहारा देकर उसे बैठाया। मन्ना, तुम घर जाओ, तबीयत ठीक ना है तो हार। ठाकुर साहब पूछिए तो हम बता दे, भजना ने सलाह दी। वो उनकी ओर देखता रहा क्षण भर तक, फिर अटक अटक कर बोला, ई गोबर, ई का हम दोनों मिलके फेंक दे। जब तबीयत ठीक ना है त तू कैसे फेंकबे? मन्ना उनकी ओर देखता रहा और दाहिने हाथ से पसली सहलाता रहा। 3 दिन तक वो अमिताभ सिंह के यहाँ नहीं गया। चौथे दिन तबीयत कुछ ठीक हुई। वो घर के बाहर बैठा धूप सेक रहा था, तभी उसकी नज़र विपता पर पड़ी। उसके मस्तिष्क में आशंकाओं का सांप लहराने लगा और आशंका निर्मूल न थी। आते ही विपता ने शादी की बात छेड़ दी। मन्ना घुमा फिरा कर टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसने देखा विपता 1 महीने के अंदर शादी कर लेने की जिद कर रहा है, तब हाथ जोड़कर बोला, भैया 1 महीना का टाइम तो बहुत कम है, जुगत बन नहीं पा रही, 6 महीना की मोहलत दे देते तो। विपता भड़क उठा। टालते टालते 6 महीना गुजर गए मन्ना, अब 1 महीना से अधिक टाइम न दे, करो न करो वरना जवाब दो। तुम्हारी बिटिया खातिर अपन लड़िका कुंवारा न बैठाई राखब। सुनकर मन्ना भौचक उसे ताकता रहा। उसे लगा वो एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां अंधेरा ही अंधेरा है, गुप्त अंधेरा।
वो उस अंधेरे से निकलना चाह रहा है, लेकिन अंधेरे का अंत नहीं है। अंधेरे में वो अजगरों के बीच फंसा पाता है अपने को। वो कांप कर आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद खोलता है तो पाता है कि वे अजगर उसे निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो फिर आंखें मीच लेता है, लेकिन जल्दी उसे घुटन सी महसूस होने लगती है। वो आंखें खोल देता है, देखता है अजगर गायब हैं। उनके स्थान पर उसे अमिताभ सिंह और बिप्ता दिखाई देते हैं, दोनों ही अट्टहास करते हुए। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया मन्ना? वो बिप्ता की आवाज से चौंक उठा। बिप्ता लाठी टेक उठ खड़ा हुआ। तनिक बैठो भैया। दीर्घ निश्वास ले उसने बेटी को आवाज दी। सावित्री, ओ सावित्री, मेहमान आए हैं बेटा, कुछ पानी वानी? ना मन्ना, अब न रुका, कुछ जरूरी चीजें खरीदे का है बाजार से। तनिक तो रुको। रुकन का, तुम कुछ जवाब तो दीनो नहीं। का हम समझी तुम शादी ना करी हो? ना भैया ना, ऐसा ना कहो, कुछ मोहलत चाहत हो। पन आप तो जिद कर रहे हो, फिर देखब जैसे तैसे करज ले लेवाई के। तो ठीक है, राम राम। वो विप्ता को जाता देखता रहा। सड़क के मोड़ पर उसके ओझल होते ही मन्ना उठा और डंडा टेकता धीरे धीरे लड़खड़ाता चल पड़ा अमिताभ सिंह के घर की ओर। अमिताभ सिंह घर के बाहर बने पक्के चबूतरे पर पड़े पलंग पर लेटे थे, धूप में। मन्ना को देखते तकिया पर दोनों कोहनी टेक कर उठंग हो गए और बोले, इधर कैसे भटक गए सरकार? मन्ना उनके व्यंग को समझ गया। क्षण भर तक कहने के लिए वो शब्द तलाशता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, पसली के दर्द ने तंग कर दिया ठाकुर साहब। मेरे कारण आपको जो तकलीफ हुई रही है ओके खातिर। तू बोल, इस समय किस लिए आया है? ज्यादा वक्त नहीं है तेरी बकवास सुनने के लिए। मन्ना हतप्रभ, कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। वो तो सोचकर आया था कि 1,500 रुपये और मांगेगा करज उनसे, जिससे बेटी की नैया पार लगा सके, लेकिन अब कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था वो। रुपए लाया है? रुपया ठाकुर साहब? मैं कुछ नहीं जानता। काम पर नहीं आना तो रुपए तो देने ही होंगे, और 200 रुपये ब्याज भी, पूरे 1200। ठाकुर साहब, मैं तो, उसे लगा जैसे गले में कुछ फंस गया है। साले, साफ साफ क्यों नहीं बोलता, जुबान कट गई है? मन्ना ने उनके पैर पकड़ लिए। पैर सिकुड़ते हुए कुछ नर्म आवाज में अमिताभ सिंह बोले, बोल क्या बात है? शुरू से अंत तक बताकर मन्ना बोला, 1,500 का खर्च और है। आप मेहरबानी कर दो तो हम जिंदगानी भर गुलामी करब आपकी ठाकुर साहब। पैसा डालों में नहीं फलता मन्ना, जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। कल 1,000, आज 1,500। ठाकुर साहब, आपे का तो सब कुछ। हाथ जोड़कर वो फिर गिड़गिड़ा उठा। अमिताभ सिंह उसे देखते रहे एकटक, बोले कुछ नहीं। मन्ना उसी तरह खड़ा रहा, उनके पलंग के पास नजरें नीचे झुकाए। तू एक काम करेगा? अमिताभ सिंह ने उसके चेहरे पर आंखें गड़ाकर पूछा। हुक्म करें ठाकुर साहब। रुपए दूंगा पूरे, लेकिन अभी नहीं है, शाम तक इंतजाम हो सकेगा। आप जब कहें आ जाइए। उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। तू बीमार है, तू क्या करेगा आकर? आप काहे का तकलीफ करियो, मेरे घर तलक आवे का मालिक। मैं क्यों आने लगा? फिर तेरी बेटी सावित्री है ना, उसको कहना रात में आ जाए, सुबह उसी को दे दूंगा रुपए पूरे, बल्कि 10-20। ठाकुर साहब, मन्ना चीख उठा। शरीर कांपने लगा उसका। डंडे पर हाथों की पकड़ मजबूत हो गई, और जब तक अमिताभ सिंह संभलते, डंडे का भरपूर प्रहार उनके सिर पर वो कर चुका था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी अजगर। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।